नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के एक उप निदेशक को गिरफ्तार किया है। ईडी अधिकारी चिंतन रघुवंशी को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गिरफ्तार किया गया। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रघुवंशी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। द हिंदू की खबर के मुताबिक रघुवंशी ने कथित तौर पर एक पत्थर खदान व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। व्यापारी के खिलाफ दर्ज ईडी के एक मामले में राहत देने के बदले में इस रकम की मांग की गई थी। इसकी शिकायत सीबीआई से की गई, जिसके बाद ईडी अधिकारी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। सीबीआई ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। देश में एक बार फिर अदालत के एक फैसले ने ध्यान खींचा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार को निर्देश दिया है कि वो कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट फौजिया तरुनुम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये मामला तब उठा जब रवि कुमार ने 24 मई को एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि मुझे नहीं पता कि डीसी पाकिस्तान से आई हैं या भारत की आईएएस अधिकारी हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। रवि कुमार ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने टिप्पणी को आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सद्भाव का ठेस पहुंचाने वाला बताया और कहा कि उन्हें पीड़ित अधिकारी से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। बस। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के काराकाट में भी रैली को संबोधित करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस हमले के बाद उन्होंने देश से वादा किया था कि आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद किया जाएगा और कल्पना से परे जवाब दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि पहलगाम का बदला लेने के बाद ही मैं बिहार आया हूं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस रैली के राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि बिहार में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। इसी को देखते हुए पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर से भी पाकिस्तान को चेतावनी दी। उनकी तरफ से कनपुरिया अंदाज में भी पड़ोसी मुल्क को उसका स्थान बताया गया। पीएम ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। उनकी तरफ से मेक इन इंडिया की ताकत का भी एहसास करवाया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कानपुर को कई तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने कानपुर में पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें भरोसा दिलाया कि पूरा देश और सरकार हमारे साथ है। पीएम मोदी हमसे मिलने के दुखी थे। वहीं शुभम गुप्ता के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी भावुक हो गए थे। बिहार की जदयू भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन किया है। इसका अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। महाचंद्र प्रसाद सिंह मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनकी नियुक्ति के संबंध में बिहार सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। जदयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा। बिहार में 6 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे सामान्य जातियों को साधने के मकसद से उठाया गया कदम माना जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ही अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया था और गुलाम रसूल बलियावी को इसका अध्यक्ष बनाया था। उत्तराखंड के बेहद चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत के फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के कई राज्यों में गूंज हुई थी। बता दें, अंकिता भंडारी श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी और एक बेहद सामान्य परिवार से थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो नौकरी की तलाश में निकली थी। उसे ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी और उसके कुछ दिन बाद उसका शव मिला था। अंकिता भंडारी की मौत का मुद्दा बड़ा होने पर बीजेपी ने पार्टी नेता विनोद आर्य को निष्कासित कर दिया था। अंकिता के परिजनों का आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाया था और बात न मानने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। पुलकित आर्य अभी पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित है और वो इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। आरोप लगे थे कि पुलकित ने अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने को कहा था। अंकिता ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हाल ही में इंडोनेशिया में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने इसे एक बड़ी समस्या का अंत बताया, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग मानने की धारणा को बढ़ावा दे रही थी। खुर्शीद ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि 65% मतदान और एक निर्वाचित सरकार का गठन।
उन्होंने इन विकासों को समृद्धि की दिशा में कदम बताया और उन्हें उलटने के किसी भी प्रयास का विरोध किया। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर के भारत से जोड़ने की बात थी, न कि उसे अलग करने की। यही बात भाजपा प्रचारित करती रही है और अब कांग्रेस के नेता भी यही बात दोहरा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में कोलंबिया सरकार की उस प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की थी। थरूर ने कहा कि आतंकवादियों और देश की रक्षा करने वालों के बीच कोई नैतिक समानता नहीं हो सकती। थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिन्होंने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना जाहिर की, बजाय इसके कि वो आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाते। थरूर ने जोर देकर कहा कि भारत ने यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की थी और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन की जरूरत है। बता दें, थरूर इस समय एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जो अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों का दौरा कर रहा है। धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 72,000 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स के निर्माण की योजना को मंजूरी दी। इसमें 58,532 आवासीय और 13,468 व्यावसायिक यूनिट्स शामिल हैं जो पात्र निवासियों के पुनर्वास के लिए बनाई जाएंगी। ये परियोजना 251.24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है, जिसमें से 108.99 हेक्टेयर का उपयोग पुनर्वास के लिए किया जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस योजना पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि धारावी में लगभग 1 लाख ग्राउंड फ्लोर संरचनाएं हैं जिनके निवासी पुनर्वास के पात्र हैं। इसके अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वाले 1.5 लाख से 2 लाख किराएदार भी हैं। अगर 72,000 यूनिट्स बनाई जा रही हैं तो बाकी निवासियों का क्या होगा? क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है? निवासियों का आरोप है कि परियोजना में उनकी भागीदारी नहीं है और ये व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देती है। वो मांग कर रहे हैं कि सभी पात्र निवासियों को उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए और परियोजना की पारदर्शिता बढ़ाई जाए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत चीन रूस यानी RIC त्रिपक्षीय वार्ता प्रारूप को पुनर्जीवित करने में वास्तव में रुचि रखता है। उन्होंने ये बयान हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया। बता दें, RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना एक त्रिपक्षीय संवाद मंच है जिसे 2002 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के कारण इस प्रारूप की गतिविधियां धीमी हो गई थी और अब लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस इस प्रारूप को फिर से सक्रिय करना चाहता है ताकि तीनों देशों के बीच विश्वास बहाल हो सके और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। CRPF के एक जवान मोती राम जाट पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगे। NIA ने उसे गिरफ्तार करने के साथ पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। उसने पूछताछ में ये तक खुलासा किया है कि पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहलगाम हमले के मूवमेंट्स भी उसी ने पाकिस्तानी एजेंट्स को दी थी। उसने बताया कि पाकिस्तानी अफसर पत्रकार बनकर उससे जानकारी ले रहे थे। मोतीराम जाट पहलगाम में CRPF बटालियन में तैनात था और 22 अप्रैल की आतंकी घटना से महज 5 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से दिल्ली हो गया था। मामला NIA को सौंपने जाने से पहले मोतीराम जाट से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूछताछ की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को एक अपीलीय अदालत ने अस्थायी तौर पर लागू रखे जाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा कि टैरिफ तभी तक लागू रहेंगे जब तक कि व्हाइट हाउस इस मामले में अदालत में अपनी अपील दायर नहीं कर देता। बताना होगा कि अमेरिका की US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप कोर्ट ने ट्रंप के लिबरेशन डे ट्रेड ऑर्डर्स को अमान्य करार दिया था और एक तरफा टैरिफ लगाने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अरबपति उद्यमी एलन मस्क की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि दोनों शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दिखाई देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये उनका आखिरी दिन होगा, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर तरह से हमारी मदद करेंगे। एलन शानदार हैं। बता दें, यह घटनाक्रम तब हुआ है जब एलन मस्क ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को ट्रंप प्रशासन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं ताकि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकें। यह यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.